सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम उनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इनके जो प्लान्स थे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1870 और 1880 के बीच में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किस टाइप से हो रही थी हिंदुस्तान के अंदर। तो हम देखते हैं कि बहुत लिमिटेड हुआ करती थी और बहुत स्कैटर वे में हो रही थी। हर जगह पर हम देखते हैं कि विभिन्न तरीके से चीज़ें चल रही थी और हर व्यक्ति जो है वो अपने मोटिव के लिए लड़ रहा था, ना कि देश के लिए लड़ रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए लड़ते हैं। जैसे उनमें से एक लैंडलॉर्ड्स जो सोसाइटी थी वो ज़मींदार सिस्टम के जो बेनिफिट्स हुआ करते थे उनके बारे में बात कर रही थी। और इस समय पर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती है जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके बीच में, और मेनली जो लोग इंग्लिश जानना या इंग्लिश पढ़ना जानते थे उनके बीच में ये जो चीज़ है पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो बढ़ती हुई दिखती है। और इनकी पहली जो कुछ डिमांड्स थी उनमें से एक ये थी कि लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर और सिविल सर्विसेज के अंदर जो है इंडियंस का जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा उसके भी ये अगेंस्ट में कहीं ना कहीं दिखते हैं आपको। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अनप्लान्ड थी, कोई भी यहाँ पर इकट्ठा होकर नहीं लड़ रहा था। और इसी चीज़ से जो है अंग्रेज वो बिल्कुल ही बेफिक्र थे। उन्होंने कहा था कि कुछ होने वाला है नहीं इनसे, हम लोग अपना जैसा कर रहे हैं वैसे ही हम करेंगे। और इसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए दो नाम इकट्ठे होते हैं, बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों ही बहुत मेजर लीडर बन के आते हैं 1885 से 1905 के बीच में। और यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो है उसका जो पूरा पाथ है वो क्रिएट करने की कोशिश करी है। इनके बीच में बहुत सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो इनका सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस थॉट्स तीनों का बहुत अलग अलग था, लेकिन इनका जो बॉर्न प्लेस है और जो इनकी जो फैमिलीज़ हैं ये दोनों ही पैदा हुए हैं चित्पावन ब्राह्मण फैमिली के अंदर, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुए थे महाराष्ट्र के अंदर। और इनका जो पार्टिसिपेशन है और जो लिंक रहा है वो फेरुगोसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी दोनों से रहा है। इन दोनों ने ही कांग्रेस का जो सेशन था 1889 का और 90 का उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये दोनों ही एडवोकेट किया करते थे मॉडर्न एजुकेशन को इंडिया के अंदर, क्योंकि इन दोनों का मानना यही था कि अगर मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस को नहीं मिलेगी तो वो बेसिकली समझ नहीं पाएंगे कि कैसे उनको मॉडर्न सोसाइटी के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है और आगे तक एक जो है गवर्नमेंट का जो पाथ है उसको फॉलो करना है यहाँ पर। बट इनके बीच में बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थॉट्स के बीच में इनके बीच में डिफरेंसेस थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात किया करते थे और बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स की बात किया करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो बेसिकली बात क्या करते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है और ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए हैं इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए, और उनका फुल फेथ था ब्रिटिशर्स के जस्टिस के अंदर। कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडियंस हैं वो अभी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तैयार नहीं है। एंड उनका मानना ये था कि हमें यहाँ पर मॉडरेट रहना पड़ेगा और लिबरल जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जो टूल्स हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इंडिजीनियस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रिटिश रूल को लागू करने की बात की थी कि साथ साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स भी होनी चाहिए। और इसी को हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक ग्रेजुअल रिफॉर्म की बात करी थी कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में देश के अंदर जो भी है चेंजेस आएंगे यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ग्रेजुअल रिफॉर्म से भी हम अचीव कर सकते हैं। तिलक जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे और वो हमेशा स्वराज की बात किया करते थे। और उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ पर जो फ्रीडम है वो भीख मांगने से नहीं मिलेगी, हमें यहाँ इसके लिए लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा और एक मास मूवमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। वो यहाँ पर प्रेयर्स के बारे में या पिटिशन फाइल करने की बात नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि भीख मांगने से कुछ नहीं हो सकता, अंग्रेजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बॉयकॉट जो है वो सिस्टम स्टार्ट किया था, चाहे तो वो गुड्स या इंस्टीट्यूशंस हो ब्रिटिशर्स के, उनको यहाँ पर उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था और इसके अंदर वो पूरे इंडिया के मास लेवल पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी एक लाइन है जो बहुत फेमस है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो स्वराज है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर के रहूँगा। गोखले यहाँ पर कहते हैं कि जो ये फ्रीडम मूवमेंट है ये लोगों तक पहुँचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो अगर जो इलिटरेट पीपल है उनको डायरेक्शन समझ नहीं आएगी, उनको समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे लड़ना है। तो वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मास मूवमेंट ना बने और यहाँ पर जो एलाइड या एजुकेटेड लोग हैं सिर्फ वहीं तक ये जो मूवमेंट है रहे।
तिलक जो हैं वो मास मूवमेंट की बात किया करते थे, इसीलिए उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल और गणेश उत्सव दोनों की बात करना स्टार्ट किया था। और वो बोलते थे कि पब्लिक अवेयरनेस तभी हो सकती है जब वो ब्रिटिश के बारे में बताएंगे कि अंग्रेज़ कितने गंदे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, और साथ साथ जब तक इम्पेशेंस क्रिएट नहीं होंगे लोगों के अंदर तब तक वो लड़ नहीं पाएंगे अपने हक के लिए यहाँ पर। तो गोखले जो हैं वो कहीं ना कहीं लिबरल मसीहा हैं और तिलक जो है वो मास मूवमेंट मसीहा कहे जा सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम अगर इनके इकोनॉमिक व्यूज़ की बात करें तो दोनों का कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखता है। जो मॉडर्न लीडर्स थे उस समय के, दादा भाई नौरोजी हो गए, एम.जी. रानडे हो गए और आर.सी. दत्त हो गए, इन सब ने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी थी। और जो एम.जी. रानडे थे वो कहीं ना कहीं गोखले जी के बहुत करीबी थे और उनके पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर गोखले जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, और बहुत सारी बजट की स्पीच जो हुआ करती थी उनकी, उसके अंदर वो मिलिट्री एक्सपीडिशन के बारे में बात करते थे कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हमें कम करना चाहिए और जो होम चार्जेस हैं उसको भी हमें कम करना चाहिए, और साथ साथ यहाँ पर जो आर्म फोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो हमारे लोग हैं उनको यहाँ पर रिक्रूट करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि वो एक जगह पर अपनी स्पीच में ये भी कहते हैं कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं चाहे तो जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दें, लेकिन उनको अलाउ कर दें कि वो व्यापार कर सकें, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर बढ़ जाएंगी कहीं ना कहीं। तो तिलक जो हैं वो ब्रिटिश जो गुड्स थे उनका बॉयकॉट किया करते थे और स्वदेशी प्रोडक्ट के बारे में बात किया करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स के बारे में तो दोनों ही लीडर्स ने बहुत कुछ किया है, लेकिन गोखले जो हैं कहीं ना कहीं वो हमें दिखते हैं कि सेकुलर माइंड के सेट थे उनका, और तिलक जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजियस को बोलते थे कि वो डिड नॉट कंसीडर द रिलीजन सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। वो बोलते थे कि बेसिकली वो अपोज किया करते थे एज ऑफ कंसेंट बिल के अंदर 1891 के अंदर, जिसके अंदर बी मालाबारी ने कहा था कि एज ऑफ कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तिलक उस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है अपोज करते हैं और जो गोखले हैं उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई ये जो पूरा मास इवेंट है इसके अंदर बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, उन सबके थॉट्स को हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फोकस ऑन द इश्यूज कंसर्न ईच इंडियन इक्वली, और उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ उन मुद्दों की बात करनी चाहिए जिन मुद्दों के अंदर पूरे इंडियंस जो हैं वो इकट्ठे होकर सोच सकते हैं। जो गोखले थे उनके फॉलोवर आप देखते हैं बाद में महात्मा गांधी बनते हैं, और तिलक को यहाँ पर जो अपने स्पीचेस, अपने रेडिकल थॉट्स के बारे को लेकर के, और साथ साथ इनके जो इनकी केसरी जो इनका एक न्यूज़पेपर था उसके अंदर जो इनके थॉट्स वगैरह हुआ करते थे, आर्टिकल्स हुआ करते थे, उसके लिए इनको 1908 के अंदर 6 साल की जेल भी हुई थी। और इनको एक वैलेंटाइन कैरोल एक मैगजीन है, उन्होंने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा था। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि दोनों नेताओं के बीच में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन उनका मोटिव सेम था और उन्होंने एक तरह से पाथ प्रोवाइड किया था पूरे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को कहीं ना कहीं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।